हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रेजिस्टिविटी तक, बिगिनिंग टू रेजिस्टिविटी तक हमने डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम्स लॉ हमने देखा था और जो छोटे छोटे टर्म हमारे थे उस वीडियो में हमने देखा हुआ है। ओके, अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसको तो उसे पहले जरूर देख लीजिए। ओके, तो आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को अगर हम अरेंज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो वे है उसमें क्या उसका रिजल्टेंट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते क्या आएंगे ही आएंगे बिल्कुल जो है। ओके, डेरिवेशन भी आएगा, इसलिए पहले डेरिवेशन को ध्यान से समझना है और उसे लिख करके अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट हमारा सीरीज में अरेंज कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल अरेंज कर सकते हैं। तो सीरीज में अरेंज करने का मतलब हुआ कि रजिस्टर को, एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के साथ उसके सामने एक लाइन वाइज अरेंज करते चले जाएंगे, तो सीरीज में उसको अरेंज करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या होगा? इस तरीके से रजिस्टर्स को पैरेलल में अरेंज करना। ओके, तो रेजिस्टेंस को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ओके, अब यहां हमें देखना है कि जब सीरीज में हम अरेंज करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है और पैरेलल में अरेंज करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट होता है। ओके, अब उस रिजल्ट को देखने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में अरेंज करेंगे तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को किस में अरेंज करते हैं, रजिस्टर को सीरीज में अरेंज करते हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन अगर उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम किसके बराबर आ जाएगा? बैटरी के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। याद हो गया पॉइंट कि अगर हम सीरीज में अरेंज करें कितने भी रेजिस्टेंस को तो उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा और उन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। पहले ही बता चुका हूं कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही टर्म है। ओके, दूसरा जो पॉइंट इसने बताया, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा, चाहे हम कितना भी रेजिस्टेंस क्यों नहीं सीरीज में लगा दें, उनके पास जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो पैरेलल का हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 1 2 3, दो रेजिस्टेंस को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 10 को, कितने भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे पेपर में या तो 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए पूछेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए पूछेगा। ओके, तो यहां हमने 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। अब एक किस तरीके का रिजल्ट देगा ये हमें देखना है अच्छे से। ओके, अब देखिए पहला पॉइंट यहां हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। प्रत्येक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ओके, लेकिन इसका वोल्टेज V ले लेते हैं। वोल्टेज इसका कितना है? V। यहां हमने लिख दिया है टोटल वोल्टेज कितना है इसका? V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट को ही ध्यान में अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2
प्लस V3। आ रही बात समझ में? यही ना कहा इसने कि ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो V इक्वल टू V1 V2 V3। क्लियर है? इसे हमने बना दिया इक्वेशन 1। ओके, तो हम जानते हैं कि बाई ओम्स लॉ, बताइए ओम्स लॉ में आपने क्या सीखा था? यही सीखा था V इक्वल टू आई आर, यही ना सीखा था? V इक्वल टू आई आर सीखा था। ओके, तो V इक्वल टू आई आर हमने सीखा था, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। प्रत्येक रेजिस्टेंस के पास करंट कितना है? सेम है, ये तो I ही रह जाएगा, R1, यही ना? V2 इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R3, यही ना? ओम्स लॉ ने हमें बताया V इक्वल टू आई आर। तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू I R3। ओके, तो V इक्वल टू आई आर, V1 V2 V3 पुट इन फर्स्ट में हमें पुट कर देना है। तो V का वैल्यू क्या हो गया? आई आर, और V1 का क्या हो गया? I R1, V2 का क्या हो गया? I R2 और V3 का क्या हो गया? I R3। बिल्कुल सिंपल वे में बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो I R1, I R2, I R3 हमने V का वैल्यू डाल दिया, V1 का वैल्यू डाल दिया, V2 का वैल्यू डाल दिया, V3 का वैल्यू डाल दिया। ओके, अब आपने क्या करना है? I को कॉमन ले लीजिए। I को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं, I को यहां से कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I हमारा कट गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। बिल्कुल ही सिंपल वे में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ दो ही बात ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि हम जितने भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन सबके पास करंट सेम पहुंचेगा। ओके, तो और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ठीक, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू हमने आई आर ले लिया, V1 इक्वल टू आई R1, V2 V3 और लेकर के इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। I कॉमन आ गया दोनों तरफ से, I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिजल्ट है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज में अगर हम कितने भी रेजिस्टेंस को ऐड करें, सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस को अरेंज करें, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आएगा। ओके, जैसे मान लिया जाए हमने सीरीज में 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम के रेजिस्टेंस को अरेंज कर दिया। अब कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, तो क्या करना है? जितने का हमने अरेंज किया सबको ऐड कर देना है, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ओके, तो बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये डेरिवेशन आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में और पैरेलल दोनों में डेरिवेशन, दोनों में से कोई एक आ सकता है आपके पेपर में। तो ये सीरीज वाला आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पैरेलल का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखते हैं कि हम इसको पैरेलल में कैसे अरेंज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पैरेलल में अरेंजमेंट कैसे होता है। ओके, तो पैरेलल पहले बता चुका हूं कि पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक के नीचे दूसरा, इस तरीके से पैरेलल में रजिस्टर को अरेंज कर 2 3 4 5 कितना भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारा पैरेलल में है। ओके, तो देखिए पैरेलल का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम
विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इसमें करें कि जितने जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, और किसके बराबर होगा? वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, सब सेम होने वाला है। दूसरा क्या है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट इन द सर्किट। हाँ, देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंस हमने यहां पे ऐड किए हुए, पैरेलल में डाले हुए, R1, R2, R3, तीनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। इसमें I1, दूसरे में I2, I3, है ना। प्रत्येक रेजिस्टेंस का करंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, बट टोटल करंट जो है वो सारे करंट के सम के बराबर होगा। कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट इन द सर्किट। कि जो टोटल करंट होगा उस सर्किट में कितने करंट जा रहे हैं उसके सम के बराबर होगा। ओके, तो पिछले में हमने देखा था कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सबके जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ऑफ बैटरी के सम के बराबर था। यहां देखना है कि सबका इंडिविजुअल करंट का सम सर्किट में जो टोटल करंट है उसके सम के बराबर है, उस बेसिस पे इसको बनाना है। ओके, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो हमने ओम्स लॉ में क्या सीखा हुआ है बताइए? बाय ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल टू आई आर। तो क्या हो गया यहां से? I इक्वल टू V बाई आर, यही ना। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा। ओके, अब हम यहां प्लेस कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट I का क्या आ गया? V अपॉन आर। I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। I3 क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। बिल्कुल ही आसानी से, थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। I इक्वल टू V बाई आर याद रखना है। तो I का वैल्यू हो गया V बाई आर, I1 का वैल्यू V बाई R1, अलग अलग है ना रेजिस्टेंस, V तो सेम है सबका, तो V बाई R2, V बाई R3। ओके, अब V बाई R इक्वल टू V अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, यही ना। अब V से V को काट देते हैं, तो V से V को अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो क्या रिजल्ट दिया? 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये पैरेलल का हमारा रिजल्ट है कि 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, यानी कि सबका रेसिप्रोकल हो गया। जो हमने सीरीज में किया था सारे रेसिप्रोकल में आ गया। ओके, तो ये हमारा पैरेलल का रिजल्टेंट है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि पैरेलल में 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। न्यूमेरिकल भी आएगा और साथ में डेरिवेशन भी आएगा, इसलिए एक एक जो यहां डेरिवेशन आपको बताया पैरेलल में कैसे और सीरीज में कैसे, ये दोनों को 2-2 बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। आगे बात समझ में कि किस तरीके से हम डिराइव करेंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करते हैं, और अरेंज करते हैं तो उसका डेरिवेशन क्या है। बिल्कुल क्लियर है? किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि हाँ सर एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया या किसी तरह की कोई परेशानी है उसमें, तो जरूर आप डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखिए कर है
इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। ओके, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से, और टाइम टेकन को T से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप ऑलरेडी आप जानते हैं। ओके, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। पावर का यूनिट वाट, याद रखना है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। वर्क का हम ऑलरेडी जानते हैं जूल होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया? 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ओके, तो याद रखिए कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि P इक्वल टू W/T। पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जूल, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ओके, अब यहां पे किलोवाट, हम जानते हैं कि ग्राम और किलो में क्या रिलेशन होता है ना? 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। उसी तरह से 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। ओके, अब देखिए, अब कर रहे हैं कि वर्क डन हम देख रहे हैं कि वी नो दैट द वर्क डन W बाय करंट I व्हेन इट फ्लो फॉर टाइम T अंडर V, कि कितना वर्क डन होगा जब करंट I सप्लाई हो रहा है, कितने समय के लिए? T सेकंड के लिए, T टाइम के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ओके, तो याद रखना है कि वर्क डन इक्वल टू होता है V इंटू I इंटू T, जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? करंट, और T कितना है? टाइम। कि कितना वर्क डन होगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम पता है। ओके, तो W इक्वल टू VIT होता है। ओके, ध्यान रखिए। लेकिन यहां हमने क्या पढ़ा है कि P इक्वल टू W/T। P इक्वल टू W/T है, तो P इक्वल टू W/T। W का वैल्यू हमने डाल दिया VIT, T से T कट गया, तो क्या हो गया? V इंटू I। तो पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि पावर इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। और क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। कहां से आया? ये आपके सामने लिखा। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो गया वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर का हमारा पहला जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई। बेसिक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये आपने अच्छे से समझ लेना है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। यही ना ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू आई आर होता है। तो पावर है V इंटू आई। अब हमने V के जगह पर I डाल दिया, तो I डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर, तो आई आर इंटू आई मिलकर क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया। तो पावर का क्या आ गया? अगला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, यानी कि करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। अब हम बात करें, हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहां से आई इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आर। आई इक्वल टू क्या हो गया? V बाई आर। तो अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, तो V बाई आर डालेंगे तो अपने आप हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आई के जगह पर V बाई आर डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए? आई के जगह पर क्या डालना है? V बाई आर, तो V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, यही ना देगा ये। तो क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कट गया तो क्या हो गया? V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो पावर का 3 फॉर्मूला हमारे पास है। अगर वोल्टेज और करंट हो तो ये अप्लाई करना है, करंट और रेजिस्टेंस हो तो ये अप्लाई करना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो तो ये अप्लाई करना है। किसी भी सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पावर के 3 फॉर्मूला कैसे हुआ ये आपके सामने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम, कि कितना पावर सप्लाई हुआ और कितने समय के लिए।
यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ई इक्वल टू पी इंटू टी होता है। कॉमर्शियल यूनिट जो हम लोग बिजली बिल देते हैं, कहते हैं ना इतना यूनिट बिजली का खपत हो गया जो है, तो कॉमर्शियल यूनिट में क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आर, किलोवाट आर, याद रखना है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आर, यानी कि 1 किलोवाट आर का एक यूनिट होता है। और 1 किलोवाट आर क्या होगा, 1000 वाट का बल्ब अगर आपने 1 घंटे तक यूज किया, 1000 वाट का बल्ब अगर आपने 1 घंटे तक यूज किया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उस बिल को क्या कहते हैं, 1 यूनिट एनर्जी। जितना एनर्जी कंज्यूम होगा 1 यूनिट एनर्जी उसको कहते हैं। किलोवाट आर, किलोवाट मतलब 1000, यही ना, 1000 वाट, और आर, आर हो गया। तो अगर 1000 वाट का बल्ब अगर आप 1 घंटे तक यूज करते हैं, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा उसी को क्या कहा जाता है, 1 यूनिट कहा जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, 1 किलोवाट आर को अगर हम जूल में चेंज करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट आर को हमने किस में चेंज किया है, जूल में चेंज किया है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल याद। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर में इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर का सेकंड फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, कैसे आया यहां आपको समझा दिया, और यहां थर्ड फॉर्मूला। तो पावर के फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं। उसके बाद और क्या याद में रखना है कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T, यहीं से तीनों फॉर्मूला हमारा डिराइव हो, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इंटू टाइम, कि कितना पावर सप्लाई हुआ कितने समय के लिए। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कहते हैं, यूनिट क्या है, किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर को क्या कहा जाता है, 1 यूनिट कहते हैं। ओके, और किलोवाट आर को अगर हमें जूल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? पावर से रिलेटेड अच्छे से इसको देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें। अगला जो हमारा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। आप देखते हैं कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं आपका आयरन गर्म हो जाता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं आपका बल्ब, आपका ट्यूब ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसके कारण होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो वही कह रहा है बाय डेफिनेशन, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of the current. कि जब हम करंट को पास करते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो क्या हो जाता है, वो बहुत ही हीट हो जाता है और ग्लो करने लगता है, लाइट एमिट करता है ना। इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला जो हमारा, इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, याद रखना है। इस फॉर्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आएगा पेपर में, एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जरूर आ सकता है। अच्छे तरीके से इसे बना करके देख जाना है, यानी कि प्रैक्टिस कर जाना है। तो इसको क्या कहेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यही ना, करंट के स्क्वायर के बराबर है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, ठीक है। तो जब भी आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो फॉर्मूले को लिख देना है, और इसको लिख देना है कि जूल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। इतना आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ सकता है।
तो ये टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अच्छे से इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पूछता है। पहला है पॉइंट हमने यहां डिस्कस किया हुआ है कि टंगस्टन, हम देखते हैं कि हमारे बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है, टंगस्टन का बना होता है। हमारे बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। बल्ब का नहीं, और जो हीटिंग अप्लायंसेज है, जैसे आपके घर में आयरन है, गीजर है, जो भी है, जो हीटिंग अप्लायंसेज है, सब किसके बने हुए हैं, टंगस्टन के बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जल्दी पिघलता नहीं, जल्दी मेल्ट नहीं कर सकता। तो टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक फिलामेंट ऑफ अ बल्ब ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमने यहां पे डाला है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन। कि जो हमारे बल्ब हैं, जो हमारे ट्यूब हैं, उन सब में जो गैसेज भरी जाती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है। आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह की गैसेज इसमें भरी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बिगिनिंग टू एंड पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर दिया है। आपको एक अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके एक दो बारी से देख जाइए, नोट्स बना लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड तक हर तरह के क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे। ओके, अगला जो वीडियो इस पे बनाऊंगा वो होगा इसके न्यूमेरिकल्स का। क्लियर है? तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। बार बार एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करें, आपका दोस्त भी आगे बढ़े, इसलिए आप अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।